नमस्कार दोस्तों, मैं पराग आप सभी का स्वागत करता हूँ बातों के मुसाफिर पृथ्वी मोलाची पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम विभिन्न किस्से, रोचक कहानियाँ तथा विशेष जीवनियों पर हर हफ्ते चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार जिन्होंने हिंदी गीता, हिंदी रामायण जैसी अनेक रचनाएं की, श्री व्यवहार राजेंद्र सिंह जी, इनका आज 121वां जन्मदिन है। इन्हीं के जन्मदिन के वजह से आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे पॉडकास्ट की पहली श्रृंखला की पहली कड़ी में आज हमारे साथ राष्ट्रभाषा हिंदी इस विषय पर चर्चा करने के लिए श्रीमती सुलभा पंचभाई जुड़ी हुई हैं। सुलभा जी ने लगभग 28 से 30 साल शिक्षिका के रूप में सेवा दी है तथा उन्होंने हिंदी विषय पर शिक्षण भी किया है। सुलभा जी आज हमें संबोधित करेंगी। सुलभा जी। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा ही क्यों चुना गया, इसका अगर हम विचार करें तो ध्यान में यह आता है कि हमारे देश में, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब इतनी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करेंगे? इसके लिए किसी एक भाषा की जरूरत है जो सभी समझ सके, बोल सके। ऐसी भाषा हिंदी हो सकती है, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग इसे समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा हो ऐसा निश्चित किया गया। इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास जैसे जाने माने लोगों ने बहुत प्रयास किए और इसीलिए 14 सितंबर यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो एक दिन हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व रखते हैं, ऐसे दिन को हम बार बार याद करना चाहते हैं, बार बार याद करते हैं। जैसे हमारा जन्म दिवस, वो तो हमारे लिए बहुत प्यारा होता है, तो हमारा जन्म दिवस हम मनाते हैं। हमारे प्रियजनों के जन्म दिवस हम हर साल मनाते हैं ना। उसी प्रकार 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, 26 जनवरी को हमने गणतंत्र को स्वीकार किया। ये दिन हम हर साल उत्साह से मनाते हैं। उसी तरह जिस दिन हमने अपनी राष्ट्रभाषा निश्चित की, वह दिन भी मनाना ही चाहिए। हम अगर अंग्रेजी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हिंदी को सीखना, समझना और बोलना और भी आसान है। तो जब हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा के रूप में चुना, तो हिंदी के बारे में और भी जो बातें हैं, जो हमें मालूम करनी चाहिए, हमें याद रखनी चाहिए, उनमें ये हो सकता है कि हमारे जो साहित्यिक है, संत है, जो हिंदी में रचनाएं करते थे, उनकी रचनाएं, उनका साहित्य हमें पढ़ना चाहिए। हम गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस कई सालों से पढ़ते आए हैं। केवल हिंदी भाषी ही नहीं, अन्य भाषा भाषी भी वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका गायन करते हैं। वैसे सूरदास जी है, सूरदास जी के भजन हम सब सुनते हैं, पसंद करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ये भजन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने सुना है। कई बार आकाशवाणी पर हमें वो सुनने को मिलता है, और ऐसा इतना प्यारा भजन सुनने के बाद हमारे मन में ये अवश्य आना चाहिए, अरे अगर सूरदास जी ने ये भजन इतना अच्छा लिखा है तो उनके और भी भजन कैसे होंगे। तो उसके लिए हमें वो सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। कबीर जी हैं, कबीर जी तो अनेक लोगों को अनेक बार याद आते हैं। उनके दोहे कई बार कई लोग उपयोग में लाते हैं। कबीर जी के साथ रहीम जी भी हैं, जिनके दोहे हम बार बार उपयोग में लाते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने जो अपना ज्ञान, अपनी भक्ति अपने रचना द्वारा प्रकट की है, उनको अगर हम अधिक अच्छे रूप से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनका साहित्य पढ़ना ही चाहिए। और इसके लिए हिंदी
पढ़ने की, सुनने की, सीखने की जरूरत है। रामचरितमानस के साथ साथ तुलसीदास जी की और भी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी के दोहे भी हैं। उनका एक पद भी बहुत लोगों ने सुना होगा, बार बार लगता है वो, जिसमें श्री रामचंद्र जी के बचपन के रूप का वर्णन किया है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तब छोटे रामचंद्र जब चलने लगे तो उस समय का वर्णन उन्होंने किया है। अब इतना सुंदर वर्णन सुनते सुनते हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे कबीर जी के दोहे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ाए तो पंडित होए। ऐसे दोहे जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसा ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में कहो, छोटी छोटी बातों में कहो, कितना बड़ा ज्ञान इन लोगों ने हमारे सामने रखा है। लेकिन अगर हम हिंदी नहीं समझ सकते हैं, हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये सब बातें हमें कहाँ से मालूम होगी। और इसीलिए हमें हिंदी को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, अब आजकल के लोग कितना जानते हैं, मानते हैं, उन्हें मालूम नहीं। हिंदी भाषा भाषी जो है वो जानते होंगे, ठीक है, अन्य भाषी कितना जानते हैं पता नहीं। लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है उनका गोदान नाम का उपन्यास, जिसमें हमारे भारतीय किसान की स्थिति का वर्णन किया है, उसके जीवन का वर्णन किया है, उसकी विचारधारा का वर्णन किया है। वैसे और भी अन्य उपन्यास उनके हैं, लेकिन जब हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो ये उनका जो महत्व है, उनका जो ये लेखन कौशल्य है, उनकी ये जो विचारधारा है, हमारी समझ में कैसे आ सकती। वैसे और भी अनेक लोग हैं हिंदी के, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त है, पंचवटी नाम की रचना जिनकी प्रसिद्ध है कि जहाँ जब रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए पंचवटी आए थे, तो उस समय क्या क्या हुआ, उस समय का वर्णन इस पंचवटी काव्य में उन्होंने किया है। उसके साथ सुमित्रानंदन पंत नामक जो एक कवि थे, बड़े ही सुंदर कविता लिखने वाले कवि। उसी प्रकार है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। महादेवी वर्मा भी है हिंदी की बहुत बड़ी साहित्यिका, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये जो लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो इनका जो साहित्य है, इनकी जो रचना है, इनके जो विचार है, ये हमें पढ़ने के लिए हिंदी तो हमें आनी ही चाहिए, और इसके लिए हिंदी हमें पढ़नी चाहिए। हिंदी के बारे में हमारे मन में, जब ये हमारी राष्ट्रभाषा है और इसीलिए जब हमारे मन में उसके बारे में एक अभिमान पैदा होगा, तभी हम उसके बारे में विचार करेंगे कि हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि हिंदी केवल हमारे भारत में ही मानी जाती है, ऐसा नहीं। दुनिया के अन्य देश भी हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी जानना चाहते हैं। जब दुनिया के बाकी लोग भी हमारी भाषा सीखने का इतना प्रयत्न करते हैं, तो हमें तो अपनी राष्ट्रभाषा पर अभिमान होना ही चाहिए और उसका आदर करना भी हमें सीखना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा विश्व भाषा हो, ऐसी हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब हमारे देश के बहुत सारे लोग हिंदी सीखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तो इस दुनिया के भी ज्यादातर लोग हिंदी सीखेंगे, बोलेंगे। ऐसा प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। हिंदी भाषा सीखना, पढ़ना और समझना मुश्किल नहीं है। एक कारण इसका ये है, हमारे लिए मुख्यतः हमारी जो भारत की अनेक भाषाएं हैं, वो वैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई सी लगती हैं। उनके शब्द कुछ समान होते हैं, उनके वाक्य रचना करने के ढंग कुछ समान होते हैं, और अगर हम लिखना चाहें तो उसकी लिपि भी एक समान होती है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो भाषाभाषी लोग हैं, उनके लिए हिंदी सीखना, हिंदी पढ़ना कोई विशेष कठिन बात नहीं है। तो इसके लिए हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम मराठी भाषाभाषी जो लोग हैं,
इनके बारे में तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि हमारी मराठी भाषा और हिंदी भाषा दोनों का उगम हम कहें तो संस्कृत से है। संस्कृत भाषा हमारी इन भाषाओं की जननी है। तो बहुत सी समानता इन दोनों भाषाओं में है। हमारी लिपि भी एक जैसी है। देवनागरी लिपि का ही हम प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा भाषी और मराठी भाषा भाषी भी। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है कि हम हिंदी बोले, सीखें, पढ़ें, लिखें। ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। और इसी कारण अगर हम हिंदी सीखना चाहे तो हमारे लिए कोई विशेष कठिनाई उसमें है, ऐसा मुझे लगता नहीं। हिंदी बोलने के लिए अगर हमारे साथ हिंदी में बातचीत करने वाले कोई हैं तो हमें यही प्रयत्न करने चाहिए कि हम उनके साथ हिंदी में ही बातचीत करेंगे। और वैसे हम देखते भी हैं कि सामने वाला आदमी अगर हिंदी में बोलता है तो हम भी कुछ टूटी फूटी हिंदी उससे बोल सकते हैं। हमारे मराठी शब्द उसमें आते हैं, हो सकता है, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं वो समझता है, वो क्या कहता है हम समझते हैं। तो अगर इतना ही आसान है तो और थोड़ा सा हम प्रयत्न करें तो हम अच्छी तरह से हिंदी बोल सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयत्न हम बहुत करते हैं। ज्यादातर लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। वैसे अंग्रेजी को भी विश्व भाषा के रूप में माना जाता है। ज्यादातर लोग, दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग अंग्रेजी सीखते हैं। विशेषकर जिन्हें अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना होता है या दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना होता है, ऐसे लोग तो जरूर अंग्रेजी सीखते हैं। क्योंकि विदेशी भाषा होकर भी हम प्रयत्न पूर्वक उसे सीख सकते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा तो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की भाषा है, तो उसके लिए उसे सीखना हमारे लिए इतना कठिन तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हमें अच्छी तरह से आए, हम अच्छी तरह से उसे बोल सके, हम अच्छी तरह से उसे समझ सके। इसके लिए हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। एक बात ऐसी दिखाई देती है कि अंग्रेजों ने जो बहुत सालों तक हम पर राज किया, उसका परिणाम ये हुआ कि कई बारे में जो कारोबार हमारे चलते हैं ये अंग्रेजी में चलते हैं, अभी तक अंग्रेजी में चलते हैं। प्रयत्न हमें ये करना चाहिए कि ये सब जो है, अगर राष्ट्रभाषा के रूप में हमने हिंदी को चुना है तो हमारे राज्य के कारोबार की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए। ज्यादातर हमें दिखाई देता है कि अंग्रेजी होती है। हमारे कानून होते हैं अंग्रेजी में होते हैं। हमारे न्यायालयों में जो उनके वाद विवाद होते हैं वकीलों के, वो भी कई बार अंग्रेजी में होते हैं। न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में होते हैं। वहाँ बेचारा जो आदमी जाता है, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है, जो अंग्रेजी समझ सकता नहीं है, उसे तो वो क्या चल रहा है वो उसका पता ही नहीं चलता है, समझता ही नहीं। अगर ये सब बातें जिस जिस राज्य में ये चल रहा है उस राज्य की भाषा तो वहाँ होनी चाहिए, उस भाषा में तो होना ही चाहिए। लेकिन जब देश का संबंध हो या एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ संबंध जोड़ना हो, तो अगर हम हिंदी में ये करेंगे तो ये ज्यादा हमारे लिए समझने के लिए ज्यादा आसान होगा। इसके लिए हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हमारे न्यायालय में जो कामकाज चलता है वो हिंदी में हो। जब अनेक भाषा भाषी लोगों का संबंध इसमें आता है तब तो कम से कम जरूर हिंदी में होना चाहिए। अब ऐसा सब कुछ होने के लिए एक बात जरूरी ये है कि अंग्रेजी शब्द, अब इन कारोबारों में विशेष अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन होता है, उसके लिए हमारे शब्द यानी हिंदी के शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसके लिए जैसे लिखा भी होता है वो शब्द, विशेषकर रेल के बारे में कई बार लिखा जाता है कि जब उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है, उसके कारोबार के बारे में मतलब, तो वहाँ जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं हिंदी, वो इतने कठिन होते हैं कि ऐसा लगता है अरे इसकी अपेक्षा अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग क्यों नहीं करते। तो हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि ये जो शब्द है वो आसान हो, हमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे अंग्रेजी शब्द का जो अर्थ है
उसी अर्थ को प्रकट करने वाला हिंदी का शब्द है, लेकिन वो आसान है। ये प्रयत्न हमें करना चाहिए, और हमें करना चाहिए मतलब अब आगे की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये प्रयत्न करने चाहिए कि ये सारे जो व्यवहार हिंदी में होते हैं, सभी जानकारी जो लिखी अंग्रेजी में होती है, जानकारी जो अंग्रेजी में लिखी जाती है, वो सभी समझ सके, इसके लिए हिंदी में हो, तो उसके लिए जो आवश्यक शब्द हैं वो उतने ही आसान लेकिन अर्थवाही हो, इसका प्रयोग, इसके लिए प्रयत्न हमें करने चाहिए। और इसलिए ये प्रयत्न करने का निश्चय हमें इस हिंदी दिवस पर करना चाहिए। हमारे देश की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनमें से ज्यादातर लोग हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन दक्षिण की भाषाएं जो है, यानी कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और तमिल, ये भाषाएं जो है वो हमारी अन्य भाषाओं की अपेक्षा जरा सी अलग है। इन भाषाओं को सीखना समझना हमारे लिए और अधिक कष्टप्रद है। अब ये जो लोग हैं, ये दक्षिण वाले, वे लोग भी हिंदी का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन है उनका विरोध। हम अगर दक्षिण में गए तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ वे उनकी भाषा की अपेक्षा अन्य भाषाओं में बोलते नहीं है, और अगर हम पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में ही उत्तर देते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए अगर हमने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं भाई, हमें बता दें, तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन हिंदी में नहीं। ऐसा क्यों? कारण तो पता नहीं क्यों होगा, पहले से वो मालूम नहीं। लेकिन अब हम जब एक देश के लोग हैं और एक देश की एक भाषा हमने चुनी है, तो प्रयोग उसका हम सबको करना चाहिए। ये जो कोई हिंदी के बारे में मन में कोई द्वेष भावना हो वो छोड़नी चाहिए। वे अगर अंग्रेजी सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो प्रयास उन्होंने किए तो हिंदी भी बोल सकेंगे, हिंदी भी सीख सकेंगे। लेकिन वो अब तक तो नहीं करते हुए देखा है। आशा करेंगे कि बाद में ये लोग सोचेंगे, अपनी भाषा का आदर करेंगे, अपनी भाषा सीखेंगे और हिंदी में हम जैसे लोगों से, यानी जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों से व्यवहार करेंगे। हिंदी अंग्रेजी हम सीख सकते हैं तो हिंदी क्यों नहीं सीख सकेंगे? और यही बात ध्यान में रखकर अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हिंदी का विरोध करने का कोई कारण नहीं होगा। अब ये बात समझने के लिए, लोगों के ध्यान में आने के लिए हमें हिंदी या हिंदी दिवस हर बार मनाना ही चाहिए, बार बार मनाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा का हमें अभिमान है, हमारी राष्ट्रभाषा का आदर हम सबको करना है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों को हिंदी भाषा जरूर आनी चाहिए, जरूर उनको सीखनी चाहिए, उसके लिए उनको प्रयत्न करने चाहिए। हम आशा करते हैं आज के दिन पर कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखती हैं, जर्मन सीखती हैं, फ्रेंच सीखती हैं, चीनी भी सीखती हैं, तो अगर हम दूसरी भाषाएं सीखते हैं तो अपने देश के लोगों से संपर्क रखने के लिए, उनसे संबंध रखने के लिए अपनी राष्ट्रभाषा हम क्यों नहीं सीखेंगे? अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे? ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का इसका विचार करके अपनी राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान देकर उसका ही प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतीय लोगों को अपनी राष्ट्रभाषा के बारे में प्रेम हो, अभिमान हो, और वे एक दूसरे के साथ अंग्रेजी के अलावा हिंदी में ही संपर्क करने का प्रयोग करें, हिंदी में ही बोले, हमारी राष्ट्रभाषा सबके लिए प्यारी हो, ऐसा प्रयत्न करें। ऐसा मुझे लगता है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे विचार जो कुछ हैं वो सुन लिए, तो इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुलभा जी। आपने हिंदी कैसे पूरे भारत के लिए एक कड़ी बन सकती है और कैसे यह भाषा अपने भारत रूपी एक माला का धागा बन सकती है, आपने अच्छी तरह से समझाया। जाहिर है कि अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है और अंग्रेजी बहुत ज्यादा, अभी बहुत से लोग अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं,
इसका शायद कारण हमारी शिक्षा पद्धति हो सकती है जो हमने अंग्रेजों से ली है। जैसा मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि शिक्षालय नहीं है, अभी ये सब जुर्मानालय हो गए हैं। वैसे ही अंग्रेजी हमारे हमारे हम सब पर हावी होकर उसका हमें अब जुर्माना भरना पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आपने बहुत साल शिक्षिका के रूप में हिंदी सिखाई है और ऐसी जगह सिखाई है जहाँ पे हिंदी मूल भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है। तो आपसे यही एक छोटा सा सवाल है कि जहाँ पे मूल भाषा हिंदी ना हो, मातृभाषा हिंदी ना हो, वहाँ के लोग, आपने ये चीज बताई ही आपके संबोधन में कि बहुत सी चीजें समान है विभिन्न भाषाओं में हिंदी के जैसी, पर फिर भी कुछ कठिनाइयां आती होंगी कि सिखाते वक्त आपको, आपके अनुभवों में, कि हिंदी और मराठी इसके बीच जो संघर्ष होता होगा सिखाते वक्त या फिर सीखते वक्त, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर 1 मिनट हमें बताएं। वैसे संघर्ष तो होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, हम अगर बोलने लगते हैं तो ये बात कई बार हमने देखी होगी कि तरकारी बेचने वाला हिंदी में बोलता है और हम उसके साथ बोलना चाहते हैं, उससे तरकारी खरीदना चाहते हैं, तो वो हिंदी में बोलता है, हम मराठी में बोलते हैं, उसकी समझ में आता है वो। अब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ तो याद, हमें वो शब्द हमने याद रखे तो हम बोल सकते हैं आसानी से। वैसे बात हिंदी जब हम पढ़ाते हैं पहली बार, अब मराठी माध्यम की पाठशाला में जब हिंदी पढ़ाते हैं तो पहले तो एक ऐसा हुआ करता था कि अनुवाद के रूप में हिंदी पढ़ाया जाता था, मतलब हिंदी पढ़ना, उसका मराठी में अनुवाद करना। अब इसकी अपेक्षा ये अधिक आवश्यक है कि हम हिंदी में भी वहाँ बोलें, कम से कम जो एक पीरियड हम वहाँ बोल रहे हैं वहाँ उस समय तो हिंदी में ही बोले। अब बच्चे हैं तो गलती करेंगे, मराठी शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उनमें सुधार हमें करना होगा कि अरे भाई तुमने ये कहा ना, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करो, ये तुमने कहा वो मराठी शब्द है, उस मराठी शब्द के लिए हिंदी में ये शब्द है, ये बताकर हम अगर उसे बताएंगे, सुझाएंगे, तो वो धीरे धीरे, एकदम नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे वो जान सकता है। और इसके लिए सबसे पहले ये बात तो होती है कि जैसे अंग्रेजी में भी हम देखते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो क्या अंग्रेजी, हमारे बच्चे पहले से अंग्रेजी पढ़ते हैं, पहले से जानते हैं, वहां जाकर वो सीखते हैं, क्योंकि वहाँ एक उनका नियम होता है कि जब तक हम उस पाठशाला के आसपास हैं, पाठशाला में हैं, उस वातावरण में हैं, तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होना चाहिए। जो अध्यापक है वो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, बाकी जो लोग हैं वहाँ के काम करने वाले वो भी अंग्रेजी में ही बोलेंगे और बच्चे भी अंग्रेजी में ही बोलेंगे। जब ऐसी बात होती है तो धीरे धीरे बच्चे वो सीख जाते हैं, उनको वो आ जाता है। वैसा हमें भी करना चाहिए। वहाँ तो उन्हें पूरे के पूरे पाठशाला के जितने घंटे हैं उतने घंटों के लिए ये कहा जाता है। हम कम से कम अपनी भाषा जब इतनी जुड़ी है एक दूसरे से, इतनी समान है, तो हम केवल एक जो घंटा हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उस घंटे में ही वो हिंदी का वातावरण हम वहाँ रखेंगे, मतलब बोलने, हम बोलते समय हिंदी में ही बोलेंगे, तो ये बच्चा आसानी से सीख जाते हैं। गलती होती है लेकिन सीख जाते हैं। और जब तक छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें शर्म नहीं आती। हम बड़े होते हैं तो क्या होता है कि हम डरते हैं कि अरे हमसे गलती होगी, हम उचित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर लोग हंसेंगे हमें। ये हमारे बड़ों की ये हालत होती है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं इन्हें ये कोई मायना नहीं रखता, वो बोलते हैं और ऐसे बोलने से वो अचानक सीख जाते हैं, उसमें कोई उन्हें ज्यादा कठिनाई भी नहीं मालूम होती है। तो इसी प्रकार से अगर हम पाठशाला में जब पढ़ाते हैं तो इसी प्रकार से जब हम पढ़ाएंगे तो आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। हाँ, कभी कभी कठिनाई आती है तो उस समय अगर जरूरत पड़े तो हमारी मातृभाषा की मदद हम ले सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी में ही उस समय, जब तक हिंदी पढ़ाने का घंटा है हमारा,
तो उस समय हिंदी में ही हम बातचीत करें, यह अगर हमने रखा तो ये हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई होती है ऐसा मेरा तो अनुभव नहीं है। बिल्कुल, यानी भाषा सीखना एक कला है और रियाज ही उस कला को सीखने की तकनीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं के लिए भी हम यह तकनीक आपने बताया कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंग्रेजी या फिर विभिन्न भाषाएं आपको सीखनी हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने दक्षिण की भाषाओं के बारे में जानकारी दी कि दक्षिण का कुछ संघर्ष हुआ था हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए, और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। पर दक्षिण में भी अभी कुछ बदलाव दिख रहे हैं, कुछ लोग हिंदी अपना रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पर फिर भी जैसा पूरे भारतवर्ष में हिंदी को दूसरे दर्जे की भाषा की गई है और अंग्रेजी ही सर्वप्रथम वहाँ पर हो रहा है, तो हमें लगता है, हमारी तरुण पीढ़ी को लगता है कि अगर विज्ञान और गणित जैसे विषय भी अगर हिंदी में आ जाए, हिंदी में ही उसका चलन हो, और हिंदी में ही आपने जैसे बताया कि उसके लिए पर्यायी आसान शब्द हमें अगर मिले तो हिंदी और अच्छे से भारत में विकसित हो सकती है, और बोलचाल की भाषा है ही, पर उसे और ज्यादा महत्व प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी के बारे में बोलने के लिए तो बहुत है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, तुलसीदास जी, राजेंद्र सिंह जी, सब ने हिंदी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। फिर भी हिंदी का साहित्य बन ही रहा है, बनता ही रहेगा। हिंदी भाषा जो है वो बहुत विस्तीर्ण है और बहुत गहरी है, इसलिए हमारे 30-40 मिनट में हम उसके बारे में जितना बोल सके हमने प्रयास किया। आज के वार्तालाप में मुझे लगता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान एक ही सिक्के की 3 बाजू है, ऐसा मुझे लगता है। और वो एक दूसरे से अलग नहीं हम कर सकते, वो एक दूसरे के साथ ही उन्हें रखना पड़ेगा, और वैसा करेंगे तो ही राष्ट्र और राष्ट्रभाषा दोनों का विकास और प्रगति निश्चित हो सकती है। तो धन्यवाद सुलभा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और पृथ्वी मोलाची पॉडकास्ट का पहला एपिसोड, पहली सीरीज का पहला एपिसोड, देखिए हमारी बोलचाल में ही अंग्रेजी आ गई है, तो एपिसोड और सीरीज ये शब्द आ जाते हैं, पर नहीं, हमने सोच विचार किया था और हमने पर्यायी शब्द सोचे हैं। तो हमारी पहली श्रृंखला की पहली कड़ी आप हमारे साथ जुड़ी, इसलिए आपका धन्यवाद, और आपके साथ फिर से जुड़ना हम चाहेंगे, दूसरे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, आज के दिन का पहली बार मुझे ये सब करना पड़ा, ये मेरा सौभाग्य समझ रही हूँ मैं। अच्छी बात है, आपका भी धन्यवाद। हमारा भी पहला अनुभव है और आपका भी पहला अनुभव। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं से विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करें, और आपके आसपास जो लोग हैं जिन्हें हिंदी और भारतीयत्व और भारतीय भाषाओं के बारे में जुड़ना चाहते हैं, जो इस विषय पर अभ्यास करना चाहते हैं, उनके साथ हमारा पॉडकास्ट शेयर करें, और आपके परिवार को, आपके मित्रों को ये पॉडकास्ट अवश्य सुनाएं। पृथ्वी मोलाची फाउंडेशन भारत, भारतीय विचारधारा और पर्यावरण, इन सब को एक दूसरे के साथ जोड़कर विविध प्रयास कर रही है, और इसी प्रयासों में हमने पृथ्वी मोलाची पॉडकास्ट का पहली श्रृंखला जो है, जिसका नाम हमने रखा है बातों के मुसाफिर, इसकी आज शुरुआत की है। तो आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम हर हफ्ते एक श्रृंखला की एक कड़ी लाते जाएंगे, तो आप अवश्य उसे सुनिएगा। धन्यवाद।